जय हिंद साथियों, संसारम परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं असीम भारद्वाज, आपका विज्ञान सारथी, हरियाणा एग्जाम्स ओरिएंटेड साइंस सब्जेक्ट की इस पहली क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा एग्जाम्स के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डील करने के लिए बच्चे आपको विज्ञान के अंतर्गत 5 सेगमेंट के ऊपर कमांड करनी होती है, यानी कि सर 5 सेक्शंस को आपको साइंस के अंतर्गत पढ़ना होता है, जिसमें 3 तो मुख्य सेगमेंट हर बच्चा जानता है कि सर एक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि बायोलॉजी से क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा ही रहते हैं हमारे हरियाणा के एग्जाम्स के अंतर्गत। हरियाणा का कहीं का भी एग्जाम हो बच्चे, अक्सर आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये 3 जो सेगमेंट हैं सर साइंस के, हर बच्चे की जुबान पे रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो इन तीनों सेगमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। बाकी बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है बच्चे, सब्जेक्ट यही होंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आप डायरेक्टली केवल और केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंसेप्ट पढ़ के नहीं कर पाओगे सर। फिर क्या करना पड़ेगा? इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चे आपको सबसे पहले तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ में इन सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। अब कहोगे सर फिजिक्स को हम कैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ जोड़ेंगे? बच्चे ये जो बायोलॉजी है ना, इस बायोलॉजी का समथिंग 30% हिस्सा आपको एनवायरमेंट के साथ जोड़ के पढ़ना है। मतलब 30% इसके कंसेप्ट ऐसे हैं जो एनवायरमेंट से रिलेट करके हैं और आपको भी उसी से रिलेट करके इन सबको पढ़ना पड़ेगा। रहा सर दूसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, बच्चे केमिस्ट्री का भी अप्रोक्सीमेटली आपको 30% जो हिस्सा है वो 30% हिस्सा बच्चे आपको एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं नहीं कहता आपको कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का अलग से आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, अलग से सब्जेक्ट तो बच्चे आपका फिर पीएससी यूपीएससी वाले बच्चों को दिया जाता है। लेकिन आपके हरियाणा के एग्जाम्स के अंतर्गत, जिसके अंदर आपके क्लर्क टाइप के एग्जाम हो गए, सिपाही के हो गए, हेड कांस्टेबल के हो गए बच्चे, या ग्राम सेवक पटवारी के हो गए, इन सारे के सारे एग्जाम्स के अंतर्गत अलग से एक बहुत बड़ा विषय आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी नहीं होगा। लेकिन बच्चे मैंने ये अभी का एनालाइज जो मैंने सारे के सारे एग्जाम्स का किया है, उसके हिसाब से लगभग 30% आपके बायोलॉजी के चैप्टर, जिसके अंतर्गत आप सबने टेक्सोनॉमी पढ़ा होगा, वार्गिकी वाला चैप्टर पढ़ा होगा बच्चे, और एक बायोमोलिक्यूल का चैप्टर होता है सर, जिसके अंदर आप ये विटामिन प्रोटीन ये सारी चीजें पढ़ते हो। मैं गारंटी लेता हूं बच्चे वो दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चन अब आपके एग्जाम्स के अंदर जो पूछे जाएंगे वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेट करके पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी के 2 साल के मैंने जितने भी स्टेट एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स को एनालाइज किया, सबके अंदर बच्चे ऐसा ही किया गया है और हरियाणा कोई अलग नहीं है। हरियाणा एग्जाम्स जितने भी होते हैं आप मान लीजिए बच्चे, वहां पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो उससे 2 साल 3 साल 5 साल पहले आपको राजस्थान राज्य के अंदर पेपरों में मिले थे या आपको उत्तर प्रदेश के पेपरों में मिले थे। हमेशा से यही होता आया है। पिछले 10 साल का पैटर्न आप चेक कर सकते हो बच्चे, और राजस्थान के एग्जाम्स का पैटर्न अभी चेंज हो चुका है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के अंदर चेंज हो चुका है बच्चे। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, खुद से एनालाइज करके और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। तो यानी कि सर चौथा सेगमेंट आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंसेप्ट भी आपको साथ में रिलेट करने पड़ेंगे। और 5वीं चीज सर, एक होता टेक बोलते हैं जिसको हम हिंदी में आप सरल शब्दों में तकनीक बोल सकते हो बच्चे। ये टेक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी मैंने कहा साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे तो 5 तो डायरेक्टली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी 5 में से मान लो 2 से 3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेट करके आ गए, और बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन टेक से भी आएंगे। टेक का मतलब क्या होता है? विज्ञान के अंतर्गत जितने भी आप नियम पढ़ते हो बच्चे, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा, न्यूटन का कूलिंग वाला नियम पढ़ा बच्चे, आपने हीट या थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कोई नियम पढ़ा, आपने हुक का नियम पढ़ा बच्चे, आपने बर्नौली की थ्योरम पढ़ी। इन सारी थ्योरम्स के ऊपर, इन सारे के सारे नियमों के ऊपर हमारे आसपास कितने यंत्र बनाए जा चुके हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, किसने बनाया था, कब बनाया गया था बच्चे। तो ये सारे की सारी चीजें जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, तकनीक के अंदर आती है बच्चे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले जस्ट मैंने आपको 2 मिनट का एनालाइज बच्चे दिया है
कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनने वाले हैं। अब इस एनालाइज को आप ही में से दो प्रकार के विद्यार्थी होंगे, जो हो सकता है कि सीरियस लें या हो सकता है बच्चे सीरियस ना भी लें, वो तो आपकी इच्छा है बच्चे। लेकिन जिसने सीरियस लिया है उसने पहले ही साल के अंदर कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया। मैं मेरी सीरियस लेने की बात नहीं कर रहा बच्चे, किसी भी टीचर, जिस भी अध्यापक से आप पढ़ रहे हो तो उसी अध्यापक की बातों की बात कर रहा हूं मैं। चलिए बच्चे, तो आज का हमारा जो सेगमेंट होगा पहला, इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज के सेगमेंट के अंदर हम शुरू करेंगे सर हमारा मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी या जीव विज्ञान जिसको कहा जाएगा, बायोलॉजी या जीव विज्ञान बच्चे हम इसको कहेंगे। और पहली क्लास हमारी इसी विषय, इसी सब्जेक्ट के ऊपर रहने वाली है। आज से शुभारंभ है हमारे इस साइंस के एग्जाम ओरिएंटेड हरियाणा एग्जाम्स के लिए जो हमने शुरू किया है उसका। जीव विज्ञान बच्चे, इसको समझने से पहले आपको दो व्यक्तियों के नाम आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए सर। एक नाम पुष्पमित्र, पुष्पमित्र भार्गव, ये पहला नाम बच्चे आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए, पुष्पमित्र भार्गव। और एक दूसरा नाम वो आपकी जुबान पे पहले ही रटा हुआ है, मुझे पता है, अरस्तु, अरस्तु या जिसको आप अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हो बच्चे, ठीक है। सो फर्स्ट नेम पुष्पमित्र भार्गव के नाम से जिनको आप जानेंगे, एंड सेकंड वन बच्चे अरिस्टोटल। क्यों जानेंगे सर इन दोनों का नाम? देखिए बच्चे, आपसे बायोलॉजी के विषय में अगर वर्ल्ड में बात की जाए, विश्व के अंदर बात की जाए कि जीव विज्ञान के पिता हम किसको कहते हैं, भाई सामान्यतः हम जिस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो उसके पिता का नाम ही हमारे पास में होना चाहिए। तो विश्व के अंदर अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि फादर किसको कहते हैं, तो बच्चे आपने बिल्कुल डेफिनेटली अरिस्टोटल को बताना, अरस्तु को बताना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य के अंदर पूछ लिया जाए बच्चे, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए, तो फादर किसको बताएंगे सर? पुष्पमित्र भार्गव। और पुष्पमित्र भार्गव कोई इतने बहुत पुराने समय पे रहने वाले निवासी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं बात बच्चे। पुष्पमित्र भार्गव जो है सर, ये 2017 के आसपास इनकी मृत्यु हुई है, यानी हमारे ही आसपास बच्चे इनकी मृत्यु हुई है। आज जेनेटिकल डिजीज जो आपके आसपास देखने को मिलती हैं, उन जेनेटिकल डिजीज का सॉल्यूशन, उनका निदान कैसे हो पाता है? क्योंकि बच्चे आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के अंतर्गत एक सेल यानी एक कोशिका के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारे के सारे वो रिसोर्स हैं, सारे के सारे वो संसाधन हैं, जिनके द्वारा जेनेटिकल बीमारियां जो पेरेंट्स से बच्चे को जन्म से ही मिलती है, जिसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, उन बीमारियों का निदान कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ बच्चे? इन्होंने ही पहले संस्थान की स्थापना करी थी जो भारत के अंदर आपका सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से पहला संस्थान बनाया गया था। CCMB बोलते हैं बच्चे उसको, एक संस्थान है CCMB बच्चे इसको कहा जाता है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसी संस्थान के अंतर्गत आज जितनी भी जेनेटिकल बीमारियां या हमारे एक सेल के अंदर कुछ भी डिफेक्ट होने के कारण जितनी बीमारियां होती हैं, उन सब के ऊपर रिसर्च का काम बच्चे इसी संस्थान के अंदर होता है। और न जाने कितनी ही बीमारियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भारत ने भी उस रिसर्च के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इनको आज आधुनिक तौर पर हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, पुष्पमित्र भार्गव को। अरस्तु को क्यों कहा जाता है बच्चे विश्व के अंदर? अरिस्टोटल कैसे वैज्ञानिक थे? भाई पुष्पमित्र भार्गव तो सच में वैज्ञानिक थे, लेकिन अरस्तु कोई वैज्ञानिक नहीं थे सर। और इवनली विज्ञान के क्षेत्र में आप जितने व्यक्तियों का नाम आरंभिक समय पे, इनिशियल टाइम पे सुनते हो, उनमें से कोई भी वैज्ञानिक नहीं था। तो सर हमारे क्वेश्चंस इतने क्यों बनते हैं? देखो भाई, अरस्तु के बारे में आपको एक बात बताऊं, आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर के बारे में लगभग हर बच्चा जानता है। अलेक्जेंडर जो थे बच्चे, उनके गुरु थे अरस्तु। अलेक्जेंडर, सिकंदर महान जिसने पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, उनके गुरु थे। और अलेक्जेंडर कब थे? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था बच्चे? लगभग आप कह सकते हैं सर, चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य के समय से भी पहले का समय था वो। तो इतनी पुरानी बात सर, लगभग मैं कह सकता हूं कि अरिस्टोटल 384 से 322 ईस्वी, ये समय इनका रहा होगा बच्चे। 384 से 322 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व के आसपास
इनका समय था 384 से 322, यानी कि 384 जीरो के वर्ष, आज 2025 का वर्ष चल रहा है, 2025 साल तो ये, और इससे भी पीछे 384 साल चले जाओ बच्चे, उस समय पे ये एग्जिस्ट करते थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम बायोलॉजी का ही फादर नहीं बोलते हैं सर, इनको पॉलिटिकल साइंस का भी फादर बोलते हैं। और अरिस्टोटल क्या थे? ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक फिलोसोफर थे, एक फिलोसोफर थे बच्चे, एक दर्शन शास्त्री थे। दर्शन शास्त्री कौन होता है? जो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के केवल चिंतन करता है, सोच विचार करता है, मेडिटेशन करता है और अपनी बुद्धि के बल पे साइंटिफिक कुछ नियम कैलकुलेट करके हमें देता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने के लिए हमें उत्साहित भी करता है। तो अरिस्टोटल ने क्या किया था बच्चे? देखो, वैसे तो अरस्तु के पिता स्वयं एक चिकित्सक थे, तो इनको घर से ही ऐसा माहौल मिला था कि हर चीज के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सोच सकें। तो इन्होंने उसी दृष्टिकोण के ऊपर अपने विचार डेवलप किए बच्चे, और पूरी दुनिया तक अपने विचार पढ़ाए, लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर प्रत्येक चीज को देखने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। अब ये कैसे किया वो सारी चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे, सारी चीजों को विस्तार से हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। अभी हमारी पहली क्लास है, इसी क्लास के अंदर हमें इन सारी चीजों को पढ़ना है, और पता नहीं कितनी ही बार क्वेश्चंस इन सारी चीजों से आ चुके हैं बच्चे। जो चीजें आप शुरू में एक बार सब्जेक्ट के पढ़ लेते हो ना, उसके बाद किसी भी टॉपिक के अंदर इनका जिक्र नहीं आएगा। आप अरिस्टोटल, जिसको फादर कहते हैं बायोलॉजी का, आप मुझे बताइए आपने विज्ञान के कौन से चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा है? जब भी पढ़ा होगा बच्चे, या तो इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा होगा, या फिर आपने फैक्ट के रूप में किसी टीचर ने या किसी बुक के अंदर लिखा हुआ देखा होगा। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन के अंदर जो बातें होती है एग्जाम ओरिएंटेड ही होती हैं, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने की टोन देखकर ही आपको पढ़ाई जाती है। तो आपने भी उसको नेग्लिजिबल तरीके से नहीं लेना बच्चे, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है सर। अभी तक हमें इतनी सी बात समझ में आई है कि जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है, इसके फादर कौन है। अभी हमारे पास एक बात आती है कि सर बायोलॉजी एक्चुअली में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते क्या हैं? भाई, एक ग्रीक भाषा का शब्द है बायोस और लोगोस, इनसे मिलकर के बना है बायोलॉजी। बायोस का मतलब होता है हमारे आसपास की कोई भी चीज जो लिविंग होती है, जिसके अंदर जीवन होता है, और लोगोस का मतलब होता है सर उसकी स्टडी करना। यानी बायोलॉजी के अंदर आप जितनी भी चीज़ों का अध्ययन करोगे वो लिविंग चीज़ें होंगी। और ये लिविंग चीज़ें बनती कैसे हैं? भाई, एक बात याद रखना, हमारे यूनिवर्स का निर्माण, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण दो प्रकार की चीज़ों से होता है। हमारे ब्रह्मांड की फॉर्मेशन दो प्रकार की चीज़ों से होती है। एक होता है सर मैटर या बोले तो पदार्थ का मतलब जिसको तुम छू सकते हो, जिसको हाथ लगा सकते हो, आसानी से देख सकते हो। और एक दूसरी चीज़ होती है सर एनर्जी का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं सर, हाथ नहीं लगा सकते हैं, और सिर्फ महसूस कर सकते हैं बाई चांस। वो भी सभी प्रकार की एनर्जी को डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन दो ही चीजों से हुआ है। एक वो चीजें जो हमारे सामने विजिबल है, ये कैमरा मेरे सामने विजिबल है, ये मार्कर मेरे सामने विजिबल है, ये वॉच मेरे सामने विजिबल है, और ये मेरे ग्लास मैंने लगा रखा है, ये मेरे सामने विजिबल है। लेकिन बच्चे, इस रूम के अंदर टेम्परेचर जितना भी है, तापमान जितना है, ये बल्ब से लाइट आ रही है, इनमें से कुछ भी विजिबल मेरे सामने नहीं है, ना मैं छू सकता हूँ इनको। दो चीजों से निर्माण होता है। अगर आप मैटर की स्टडी करते हो तो साइंस के अंदर उसको कहा जाता है केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप इस एनर्जी की स्टडी करते हो तो साइंस के अंदर उसको कहा जाएगा फिजिक्स। लेकिन ये दोनों चीजें, ये मैटर और एनर्जी अगर मिल करके हमारे जैसा ही एक जीवित शरीर बना देती हैं, तो उस जीवित शरीर के अंदर, उस लिविंग बॉडी के अंदर इन्हीं दोनों की स्टडी करना हमारे द्वारा क्या कहलाता है सर? उसको बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब ये जीव विज्ञान शब्द जो है, आपने फादर तो बता दिया सर, इसके फादर अरिस्टोटल जो थे 380 से लेकर के 322 बीसी के आसपास थे, बहुत पुराने समय पे थे। तो सर ये क्या बायोलॉजी जो शब्द है ये भी अरस्तु ने ही दिया था? यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है बच्चे। ये जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी शब्द लगभग 1801 से 1802 में दिया गया है बच्चे। यानी जिस सब्जेक्ट के फादर अरिस्टोटल हैं, जो कि लगभग आज से आप ऐसा कह सकते हो बच्चे कि समथिंग 2000 साल तो यही हो गए,
384 साल वो लगा लो, समथिंग 2500 साल पहले थे। आज से लगभग 2 से 2500 साल पहले अरस्तु थे, और उन अरस्तु को जिस सब्जेक्ट का फादर कहा जाता है, उस सब्जेक्ट का नाम 1801 से 1802 यानी आज 2025 से लगभग 200 साल पहले दिया गया। लगभग आज से 200 साल पहले सब्जेक्ट को नाम दिया गया। तो आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, सब्जेक्ट तो अभी 200 साल पहले बना, उनके फादर 2000 से 2500 साल पहले। देखिए बच्चे, भाई पहले क्या था, हर वैज्ञानिक जो जीवों से संबंधित ऑर्गेनिज्म से रेलिवेंट जो भी स्टडी करता था, जो भी डिस्कस करता था, हर ऑर्गेनिज्म जो भी स्टडी करता था उसको अपनी किताब लिख देता था, अपना नाम देता था। जैसे सुश्रुत, जिन्होंने सबसे पहले आपको चिकित्सा के बारे में, ऑपरेशन सर्जरी के विषय में लिखा था, उन्होंने सुश्रुत संहिता नाम से अपनी किताब लिख दी। चरक ने जो अपना ज्ञान दिया मेडिसिन के बारे में, चरक संहिता लिख दिया। मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, सबने अपनी अपनी किताबें लिख दी। लेकिन अभी 1800 के आसपास हमारे मन में एक विचार आया कि भाई जीवित प्राणियों से रेलिवेंट जितना भी ज्ञान है उसको हम एक सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने क्या किया, 1801 से 2 के आसपास सब्जेक्ट बनाया, और इसको नाम दिया किसने, ये बायोलॉजी। तो 2 व्यक्ति आपने याद रखने बच्चे, एग्जाम के अंदर कई बार आ चुके हैं, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस बच्चे, इन दोनों ने दिया था। बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर, हरियाणा के ही एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि पिछले लगभग 2 साल से क्वेश्चन ये नहीं आया है, 2 साल से बिल्कुल अवॉइड हो गया। लेकिन उस 2 साल से पहले जो 3 से 4 साल थे, लगातार किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला था सर। ठीक है भाई, तो आपको अभी तक बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो वो क्लियर हो गया। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में हमने विकसित कर दिया, वो आपको क्लियर हो गया। अब सर जब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान सब्जेक्ट हमने बनाया, तो हमारे सामने इतना सारा डाटा इकट्ठा हो गया कि सिंपली एक सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल होता नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने क्या किया, इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को 3 मुख्य भागों में बांट दिया सर, और ये हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में पूछ भी लिया जाता है। जीव विज्ञान को हमने 3 सब्जेक्ट्स के अंदर सामान्यतः डिवाइड कर लिया सर। पहला विषय जिसको आप सभी बोलते हैं जूलॉजी, जिसको आप सभी बोलते हैं बच्चे जूलॉजी, या जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है सर, जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दूसरा विषय जिसको आप लोग बॉटनी के नाम से जानते हो, बॉटनी यानी सर पादप विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है, बॉटनी या पादप विज्ञान। तीसरा विषय बच्चे जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी के नाम से इसको जानते हैं। इन 3 विषयों के अंदर बच्चे हमने बांट दिया, हमने इनको विभाजित कर दिया जीव विज्ञान को। आज अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी होती है और अच्छे लेवल पे पढ़ते हो तो आपको 3 अलग अलग सेगमेंट में बांट के ही पढ़नी होती है बच्चों। जूलॉजी ये बायोलॉजी का वो सेगमेंट है जिसके अंदर आप जितने भी स्टडी करोगे वो किसी न किसी एनिमल के बारे में होगी, किसी न किसी जंतु के विषय में होगी। और बॉटनी के अंदर जितनी भी आपकी बच्चे स्टडी होगी वो किसी न किसी प्लांट यानी पौधे के विषय में होगी। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बच्चे आप जो भी स्टडी करोगे वो किसी न किसी माइक्रोब या सूक्ष्म जीव के बारे में होगी, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव के बारे में उसकी स्टडी होती है। और प्रत्येक जो ब्रांच हमने बायोलॉजी के अलग अलग हिस्सों में बांटी है, प्रत्येक ब्रांच का एक व्यक्ति को अलग से फादर माना जाता है। और एग्जाम के लिए आपको तीनों ही अलग अलग ब्रांच के फादर का नाम भी पता होना चाहिए। अगर बात करें जूलॉजी सर, अगर जूलॉजी की हम बात करते हैं तो इसके फादर किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल यानी सर अरस्तु को कहा जाएगा। अरस्तु ने क्या किया था सर, अरस्तु ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम से बच्चे इन्होंने किताब लिखी थी। और इस किताब के अंदर पहली बार इन्होंने लोगों के सामने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि सुनो भाई, हम मनुष्य है ना, हमारे आसपास कम से कम भी 500 प्रकार के जंतु आपको और भी देखने को मिल सकते हैं। उनके बारे में विवरण अपने बुक के अंदर दिया इन्होंने। तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी सर। फिर ऐसे ही
बॉटनी के फादर हम किसको बोलते हैं सर? बॉटनी के फादर कहा जाता है थियोफ्रेस्टिस को। ये भी अरिस्टोटल के रास्ते पे चल पड़े। थियोफ्रेस्टिस, थियोफ्रेस्टिस। और थियोफ्रेस्टिस ने क्या किया? इन्होंने भी एक बुक लिखी भाई, इन्होंने भी एक बुक लिखी, और जो बुक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी सर, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इस किताब के अंदर इन्होंने क्या किया सर? लगभग 500 प्रकार के जो प्लांट हैं, 500 प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी दी। लोगों को बताया कि हमारे आसपास 500 प्रकार के पौधे हैं, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है हमारे जीवन में, वो सारी बातों का विवरण दिया। इसके बाद फिर माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर इतने छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं। इस ब्रांच में हम इतने सारे छोटे छोटे जीवों के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। आज जैसे कई बार हम नहीं बोलते हैं बच्चे कि इस फलाने व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत का साया है, क्या पता किसी बैक्टीरिया का साया हो, क्या पता इतना छोटा बैक्टीरिया हो बच्चे कि जिसको हम नग्न आंखों से, क्या माइक्रोस्कोप से भी ना देख पा रहे हो सकता है बच्चे, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक समय पे हम सभी ऐसा ही मानते रहे, जो बैक्टीरिया वगैरह के कारण हमारे आसपास कुछ भी होता था तो हम उन सारे की सारी चीज़ों को इसी प्रकार का नाम देते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन एक समय आया और एक व्यक्ति आए बच्चे, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया सर? इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, इतना छोटा जीव की खोज की जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उस जीवाणु की खोज की और उसके बारे में बहुत सारी स्टडी करके लोगों को अपने आर्टिकल लिखे। और उसके बाद जब हमने माइक्रोबायोलॉजी को अलग से एक सेगमेंट माना तो ल्यूवेनहॉक को उसका फादर हम कंसीडर्ड करते हैं बच्चे। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो ये बायोलॉजी आज हम 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ते हैं। और अपने जो चैप्टर्स होंगे सर जीव विज्ञान के अंदर, वो सारे के सारे चैप्टर्स भी हम ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बांट करके पढ़ेंगे। अब पहले मैं आपको सिलेबस यानी चैप्टर्स के नाम बता देता हूं। आपको अपने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स को डील करना है बच्चे जीव विज्ञान के अंतर्गत, और फिर पहले चैप्टर से हमारे द्वारा स्टडी शुरू की जाएगी सर, बिल्कुल सीक्वेंस में। 13 चैप्टर बच्चे आपको करने होते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो जीव विज्ञान के अंदर आपको करना है सर, उसको बोला जाएगा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, बच्चे उसको बोलेंगे। सारे चैप्टर बाइलिंगुअल हम करेंगे। फिर एक चैप्टर होगा बच्चे सेल यानी कोशिका। तीसरा चैप्टर हमारे पास में रहने वाला है सर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र बच्चे बोलेंगे। इसे में हार्ट को पढ़ोगे, ब्लड ग्रुप्स को पढ़ोगे, ब्लड के बारे में पढ़ोगे। चौथा चैप्टर एक जो बच्चे आपको पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे बच्चे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। पांचवा चैप्टर हमारे पास रहने वाला है सर एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र जिसको आप बोलेंगे। छठा चैप्टर हमारे पास रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के नाम से जिसको जाना जाएगा। सातवां चैप्टर हमारे पास रहेगा सर रिप्रोडक्शन सिस्टम के नाम से जिसको हम बोलेंगे प्रजनन तंत्र के नाम से जिसको जाना जाता है। आठवां चैप्टर हमारे पास रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के नाम से जिसको जाना जाता है। 9वां चैप्टर हमारे पास में रहेगा सर जिसको स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र के नाम से आप लोग पुकारेंगे। 10वां चैप्टर हमारा होगा सर टेक्सोनोमी या वार्गिकी बोलते हो आप जिसको। और 11वां चैप्टर हमारे पास में रहने वाला है सर बॉटनी यानी पादप विज्ञान। और 12वां चैप्टर हमारे पास रहने वाला है सर डिजीज यानी रोग, सभी प्रकार की बीमारियां यहाँ पर पढ़ोगे आप। और फिर एक रहेगा सर हमारे पास न्यूट्रिशन यानी पोषण। ये चैप्टर आपकी कंप्लीटली जीव विज्ञान जो हमसे संबंधित है वो चैप्टर हैं। और ये जो 4 चैप्टर हैं सर, इन 4 चैप्टर को आपको एनवायरनमेंट को भी रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा सर। आपको अपने इकोलॉजी, वायुमंडल या पारिस्थितिकी
उससे रेलिवेंट करके पढ़ना है। मतलब अपनी बॉडी के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट को रिलेट करना है बच्चे। मैंने बताया था आपको कि लगभग 30% क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अपनी ही बॉडी के सिस्टम होंगे या अपने आसपास के किसी ऑर्गेनिज्म के सिस्टम होंगे, लेकिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे चैप्टर होंगे। शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं हम? शुरुआत करने वाले हैं अपने नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत ब्रेन के विभिन्न प्रकार के हिस्से हमारे CNS, PNS, ANS, और उसके बाद में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेरिब्रम, पोन्स, पोन्स वेरोली, सेरिबिलम, मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब, सारी की सारी चीज़ें बच्चे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ हमारा बच्चे, और इन्हीं सारी की सारी चीज़ों के साथ में आप सभी के लिए जो अपनी एप्लीकेशन है बच्चे, संसारम एप्लीकेशन, यही सारी खास बातों के साथ में अपनी संसारम एप्लीकेशन बच्चे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, और ओनली जस्ट इन 49 रुपीज़ आपको पे करने हैं। और इसके अंदर बच्चे 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये हरियाणा एग्जाम्स के लिए साइंस स्पेशल बैच आपके मोबाइल के ऊपर आपको पूरे 2 वर्ष के लिए बच्चे एनरोलमेंट मिल जाएगा आप सभी को। तो डिटेल्ड कंसेप्ट बच्चे करवाऊंगा सारे के सारे विषयों के। 50 से ज़्यादा मैं आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे बच्चे, जो 2 साल तक आप अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हो। और 2025 तक जितने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं जो साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए थे हमारे हरियाणा के एग्जाम्स के अंतर्गत, वो सारे के सारे MCQ कराऊंगा बच्चे। और 2 साल तक की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनका लाभ उठा सकते हो। 49 रुपीज़ पे करना है बच्चे एप्लीकेशन पे जा करके, और अपने जो हरियाणा एग्जाम्स के लिए साइंस सब्जेक्ट जो एक डिसाइडिंग फैक्टर आप सभी के लिए काम करेगा, उस डिसाइडिंग फैक्टर को आप ओवरकम कर सकते हो, उस पर नियंत्रण कर सकते हो बच्चे। और अभी बहुत निकट ही आपका CET एग्जाम भी आएगा, और उस CET के लिए बच्चे आपको किस प्रकार से वॉर करना है, किस प्रकार से प्रिपेयर अपने आप को करना है, उस चीज़ पे हम पूरा फोकस करेंगे। और दूसरी बात बच्चे, अगर बाई चांस किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये 49 रुपीज़ हमने पे कर दिया आपको और हमें सर पसंद नहीं आता है बैच, तो बच्चे मैं आपको कहता हूँ आप 7 दिन बाद भी ये बोलोगे ना सर, आप 7 दिन देखो, आराम से क्लासेस को देखो, एंजॉय करो, आपको लगता है कि नहीं सर आपने जैसा कहा था वैसा हमारे भविष्य निर्माण में आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बच्चे अच्छा है। आपको लगे सर नहीं हो रहा है तो एक मैसेज करेंगे बच्चे, आपको दूसरा मैसेज नहीं करना पड़ेगा, ये 49 वापस आपके पास में आ जाएंगे, क्या दिक्कत है सर। लेकिन बच्चे मैं गारंटी लेता हूँ कि एक बार साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सर, तो आपके जो मिथ है ना आपके ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर साइंस के विषय में जो अब तक आप पढ़ते आए हो लोकल किसी भी कोचिंग सेंटर से, वो सारे मिथ बच्चे आपके दूर कर दूंगा। और एक बार साइंस पढ़ने के बाद दिक्कत आपको साइंस में नहीं आएगी सर दोबारा। तो चलिए बच्चे, फिर मुलाकात होगी आप सभी से दोबारा किसी सेशन के अंदर। मिलते हैं। जय हिंद भाई।